Okay, so welcome everyone who has joined for this small OSPF session. तो ये काफी बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ भी 3-4 दिन लगे जो हमारी रफ्तार के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो इस वीक में हम इसे पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैंने स्लाइड पहले भी भिजवाई थी, वो थोड़ी काफी कुछ मैंने आज जो बैठ के अपडेट करी, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो टॉपिक कुछ इस तरह से हैं, ओएसपीएफ थ्योरी और ओएसपीएफ प्रैक्टिकल के हिसाब से इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो ओएसपीएफ थ्योरी के अंदर में ये नॉर्मल द रूट ऑफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, मतलब जनरल जानकारी, फिर लिंक स्टेट के बेसिस क्या क्या है, मैसेज टाइप क्या क्या है, एड्रेसिंग, नेबर डिस्कवरी एंड एडजेसेंसी, फ्लडिंग, लिंक स्टेट डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन, एरे डिजाइन, स्केलिंग, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, और बात के जो फीचर हैं एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंशन ऑफ एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन ऑफ IPv6, एक्सटेंशन ऑफ मल्टी टोपोलॉजी राउटिंग। ये जो 3-4 टॉपिक है, ये इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस इफ दे वांट टू गो थ्रू इट। इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, अदरवाइज इट इज एडवांस टॉपिक है ना। तो थ्योरी के बाद में लैब मैंने निकाली है, ये अच्छे लेवल की लैब है, लाइक बेसिक नहीं, बेसिक हम थ्योरी में समझ लेंगे और जो बेसिक थोड़े कमांड है वो इनिशियली कर लेंगे, उसके बाद में ये सारी जो लैब है ये आपके एडवांस लेवल की लैब है सारी। तो एसपीएफ ब्रॉडकास्ट मीडिया पे कैसे करेगा हम, डीएम वीपीएन बनाएंगे, डीआर बीडीआर के जो है इलेक्शन और ये सब देखेंगे उसके अंदर में, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस के ऊपर में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पे करेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट पे करेंगे, देन नेटवर्क लूपबैक। उसके बाद में ये ओएसपीएफ पास सिलेक्शन में ऑटो कॉस्ट वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, ओएसपीएफ पास सिलेक्शन विद कॉस्ट के द्वारा कैसे पास सिलेक्शन को मैनिपुलेट करना है, बैंडविड्थ के हिसाब से कैसे करना है, फिर विद पर नेबर कॉस्ट, डिसकंटिन्यूअस ओपी, ये वर्चुअल लिंक कैसे बनेगी वो देखेंगे इसके अंदर में, पास सिलेक्शन विद नॉन बैकबोन ट्रांजिट एरिया ये देखेंगे, फिर आपका आएगा फिर डिमांड सर्किट, फ्लड रिडक्शन, ऑथेंटिकेशन, MD5 नल ऑथेंटिकेशन, MD5 ऑथेंटिकेशन विद मल्टीपल की, इंटरनल समराइजेशन, पाथ सिलेक्शन विद समराइजेशन, एक्सटर्नल समराइजेशन, सब एरिया, टोटल स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया के अंदर में डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करेंगे वो। ओके, ओएसपीएफ नॉट सो टोटली स्टब एरिया, तो काफी मतलब 50 के आसपास लैब है। फिर है एरिया विद मल्टीपल एग्जिट पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट जनरली हम प्रिफर नहीं करते हैं ओएसपीएफ के अंदर में, बट इफ इट इज देयर हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट। ओएसपीएफ एनएसए टाइप 7 और टाइप 5 ट्रांसलेटर इलेक्शन, एनएसए रीडिस्ट्रीब्यूशन फिल्टरिंग, LSA टाइप 3 फिल्टरिंग, ये भी आपका एडवांस टॉपिक हो गया। फॉरवर्डिंग एड्रेस सप्रेशन, डिफॉल्ट राउटिंग, कंडीशनल डिफॉल्ट राउटिंग, reliable condition default routing, filtering with distribution list, summarization, discard route, filtering and administrative distance filtering with route map, NSA, ABR, external prefix filtering, database filtering, sub route advertisement, so that's it. Okay, तो ये जो चीजें सामने आपके हैं वो है लैब, और उस अब इसके ऊपर में मैं आपको इससे जो पढ़ने की हमारी बात कर रहा हूँ, अगर अपने को लगता है कि हमारी स्पीड फास्ट हो रही है तो हम उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, वो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द ओएसपीएफ थ्योरी टॉपिक। ओके, तो थ्योरी के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट ऑलराइट, तो ओएसपीएफ थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम सीधे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएसआई मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ओएसआई मॉडल आई बिलीव सभी को नॉलेज है, यहाँ पर किसी को अगर नहीं हो तो मैं इसके ऊपर डीप जाने को तैयार हूँ। ओके, तो ओएसआई मॉडल इज रेफरेंस पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर, या ये बोल सकते हैं कि हमने ऐसी एक सुविधा अनुसार हमने एक ऐसी, एक मिनट ओके सॉरी,
ओके, तो आई एम सॉरी, बैंक का कॉल आ गया। ओके, तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है वो आपके 7 लेयर होती है। इसके अंदर में फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल कहलाता है। और ये नेटवर्किंग को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया जिसके अंदर में सभी की नीड्स पूरी हो जाए और सभी आपस में इंटरेक्ट करता है। क्योंकि जो 80-70s का दशक था उसमें सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो अपने ही डोमेन में काम करते थे और इनके बीच में स्केलेबिलिटी, इनके बीच में इंटरकॉम्पैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो जब हमारे पुराने लोगों ने सोचा कि इसे किस तरह से हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, तो उनके दिमाग में ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल आया। इसमें एक ये आइडिया प्रोवाइड कराते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, किस लेयर पे क्या होगा। तो इसमें इसमें इस लेयर को इस्तेमाल करने से एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो क्या होता था कि फिजिकल लेयर पे अगर कोई कोई चीज बना रहा है तो वो इट वोंट बी इम्पैक्टिंग योर डेटा लिंक लेयर, या डेटा लिंक लेयर पे जो बना रहा है वो नेटवर्क लेयर की चीजों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा कि जो भी एब्स्ट्रैक्शन के कारण फिजिकल लेयर बनाने वाला जो वेंडर होगा वो उसके ऊपर ध्यान देगा और एज पर द स्टैंडर्ड वो बनाएगा उसको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और वो ये स्टैंडर्ड सभी के लिए होंगे, तो इससे क्या होगा कि इंटरऑपरेबिलिटी बन जाएगी। ओके, तो ये ये सोच थी इस मॉडल को बनाने के लिए, लेकिन ये इट वाज हेवीली गाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ कि इसके हिसाब के जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो जनरली नेटवर्क में ज्यादा 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 जल्दी रफ्तार से एक्सेप्ट नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अटक जाया करती थी। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि टीसीपी आईपी जो आईटीएफ का मॉडल है वो आ गया। उसने क्या किया कि इतनी क्या बोलना चाहिए, इतनी डेप्थ में हर लेयर को करने के बदले उसने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म करके इन 5 लेयर में कन्वर्ट कर दिया: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ऊपर की जो तीनों चीजें थी वो उसने एप्लीकेशन लेयर के अंदर मान ली, और फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर बाकी जैसे के वैसे ले ली। अब इस मॉडल में क्या हुआ, इस मॉडल का एक प्रोटोकॉल जो उसी, क्योंकि इट वाज अ वेरी फास्ट पेस डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, तो उस समय के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज एक्सेट्रा ने इसको हाथों हाथ लिया और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो विद इन टाइम स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स ओएसआई का जो मॉडल कुछ नहीं कर पाया, उस जगह पर टीसीपी/आईपी का ओएसपीएफ मॉडल जो था, प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल काफी सक्सेसफुल हुआ। ओके, वेरस आईएसआईएस जो प्रोटोकॉल इसका था ओएसआई मॉडल का, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, परंतु बिकॉज ऑफ हैविंग लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़े आईएसपीओ ने उसको हाथों हाथ दिया, और बड़े आईएसपीओ ने सारों ने ऑलमोस्ट 90%, 95% सभी ने आईएसआईएस को इम्प्लीमेंट किया। तो ये कारण हो गया कि ये एंटरप्राइज के अंदर में एक बेताज बादशाह बन गया, और ये कैरियर के अंदर में ये वाला बेताज बादशाह बना रहा। तो जब हम 2000 के दशक में काम करते थे आईएसपी के अंदर में, तो उन आईएसपीओ में सिर्फ आईएसआईएस ही था। तो हमने आईएसआईएस पे 10 साल तक काम किया। उसके बाद में हम आगे इधर वेंडर वाली लाइन के अंदर में, एंटरप्राइज वाली लाइन के अंदर में, तो हमने ज्यादातर फिर ओएसआई मॉडल के, सॉरी, टीसीपी/आईपी के ओएसपीएफ मॉडल पे काम किया। अब हमारी बात आ जाती है, इसके अंदर में कोई किसी को कुछ पूछना हो तो ये दोनों टॉपिक मैंने बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में बता दिया है। किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ, सो आई विल एलाबोरेट ऑन दैट। पवार जी, एक चीज बताइए, जब ये जो सेशन वाला पार्ट है, जब इसमें टीसीपी आईपी में सेशन वाला पार्ट जब एप्लीकेशन में मर्ज कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है वो, मतलब दे हैव द नॉलेज ऑफ सेशन एंड ऑल दोस अदर स्टफ। ओके, ये मर्ज कर दिया एज सच। जैसे एप्लीकेशन के अंदर में क्या था कि एप्लीकेशन में किस तरह की चीजें होगी, एचटीटीपी एग्जांपल है उसका, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में क्या था कि इसको कैसे प्रेजेंट करेगा, ये वाली लेयर को बताती है कि भैया ये मैंने एक्सएमएल फॉर्मेट का मेरा डॉक्यूमेंट है, तो आपको एक्सएमएल वाले एप्लीकेशन से खोलना है, या ये मेरे जेपीजी का है तो आपको उसको पेंट ब्रश से या किसी पेंट वाली डिवाइस से खोलना है, ठीक है। सेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो मल्टीपल सेशन जब होते हैं तो ये यहाँ पर सेशंस की एक जैसे
ट्रांसपोर्ट के अंदर में पोर्ट तक के हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर में पोर्ट तक के हो जाता है, पोर्ट लेवल की बात हो जाती है। लेकिन अगर 4 सेशन चल रहे हैं किसी वेब ब्राउजर के, तो वो 4 सेशन आपस में मेंटेन करके रखने का काम सेशन लेयर का होता है। तो ये तीनों काम की जो परिभाषा इसमें दी गई थी ना, वो सारी परिभाषा उसने एप्लीकेशन के अंदर डाल दी। परिभाषा तो थी, परिभाषा खत्म नहीं हुई, परंतु दे वर जस्ट अकोमोडेटेड इनटू वन पर्टिकुलर सेक्शन। उसी के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन जो उसके व्हाइट पेपर निकले होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उसकी आई होगी, वो सभी इसके एप्लीकेशन लेयर के अंदर की है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी सेशन होता है इसके अंदर में, लेकिन वो सब ये वाला जो वेंडर डेवलपर है उसको एप्लीकेशन बनाने वाले को ध्यान में रखना है, ये तीनों चीजें इसके अंदर में, ठीक है। ठीक है जी। अभी ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये अपने को आगे काम देंगे, वो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। VLSM और CIDR, तो इसको बड़े रूप में थोड़ा समझाता हूँ मैं कि क्या होता था कि यही 90s तक के शुरुआती दौर में जब भी आईपी एड्रेसिंग आई, तो एक कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व था, तो वो परचेस करने वाली बात थी। तो बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, पहले A to E तक के एड्रेसिंग थी, A to E, ABCDE 5 प्रकार की एड्रेसिंग थी, ठीक है। तो जिसमें 0 से लेके 126 तक, और फिर उसके बाद में 128 से लेके 195 94 तक, और फिर 198 से लेके आपके 223 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे 3 प्रकार के पूरे ब्लॉक बना दिए। ये 3 यूजेबल ब्लॉक, चौथा वाला जो था वो मल्टीकास्टिंग के लिए था, और 5वां वाला एक्सपेरिमेंटल के लिए। तो 5 प्रकार के आपके ब्लॉक बनाए गए। अब ब्लॉक बनाने के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस, ओके। तो क्या हुआ कि इस टाइम पर जो बड़े बड़े ऑपरेटर थे, IBM और बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी उस जमाने की, उन्होंने क्या किया, ये सारे ब्लॉक बड़े बड़े अपने पास में रख लिए, खरीद लिए, परचेज कर ली, क्योंकि इसकी बाकायदा नीलामी हुई, तो उन्होंने खरीद लिए। अब क्या हुआ कि ऐसा, मतलब वो ओन तो कर लिया उन्होंने, लेकिन दे वेर नॉट इवन यूजिंग इट, वो उतना इस्तेमाल कर भी नहीं पाए, क्योंकि देर वेर मिलियंस ऑफ आईपी एड्रेस इनटू दिस, ओके। तो हुई क्या बात कि उसके कारण थोड़े समय में समझ में आ गया कि भाई अब इसके कारण ना, जब इंटरनेट का वक्त आया, तो वो आईपी एड्रेसेस कम पड़ेंगे, ये महसूस हो गया, ठीक है। तो फिर क्या किया गया कि एक नया तरीका आपका इजाद किया गया, ओके। नया तरीका क्या था कि हमने जो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेट वाइज एड्रेसिंग। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड में करेक्ट वर्ड बताता हूँ तो मार्क्सिंग कर जाएगी। तो उस एड्रेसिंग के अंदर में क्या हुआ कि आपका जो एड्रेसिंग सिस्टम थी, उसके अंदर में सब फिक्स एड्रेस थे, वो फिक्स्ड एड्रेस थे। तो उसको फिक्स एड्रेस को हटाने के लिए क्या किया गया कि VLSM को लाया गया, ठीक है। फिक्स्ड एड्रेस को हटाने के लिए VLSM लाया गया। क्लास ऑफ आईपी एड्रेस में 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये जो क्लासफुल एंड क्लासलेस, दैट वाज द करेक्ट वर्ड। तो क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेस कहा जाता था उनको। तो क्या हुआ कि क्लासफुल एड्रेस के अंदर में A, B, C, D और E तक के आपके क्लास फुल एड्रेस थे। इसके अंदर में एक बाय डिफॉल्ट उनकी उनका एक स्लैब था, ठीक है। तो उस स्लैब के अंदर में, जैसे ये वाले का स्लैब, इसके अंदर में काफी सारे नेटवर्क पार्ट थे, और सिर्फ इतने से होस्ट पार्ट थे। उसी प्रकार B क्लास था, C क्लास था और D क्लास था। तो E तो एक्सपेरिमेंटल के लिए रखा हुआ था ऑलरेडी इन्होंने, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपका जो क्लास VLSM जो लाया गया, VLSM का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। मतलब इसको इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता था कि एड्रेस आप, मतलब इसकी क्लासफुलनेस खत्म करके क्लासलेस में जब ये आया है, तो आप इसके अंदर से कोई पर्टिकुलर ब्लॉक निकाल सकते हो। फॉर इंस्टेंस कि ये अगर 2 to the power 31, इसके अंदर में क्या बनने वाले टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस,
और नेटवर्क इसके अंदर 2⁻⁷, तो उसमें का सिर्फ एक 7 में का एक बिट अगर निकाल लिया हमने और वो किसी और को भी दे दिया तो उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी थी और वो उसको डिवाइड कर सकता था, जिसको हम सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब वो चीज आई, VLSM आया और CDIR आया, तो CDIR का जो फंक्शन था वो ऑपोजिट ऑफ VLSM था। CDIR में क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यदि मैं ISP प्रोवाइडर हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ यदि, तो मैं आपको, मेरे पास में अगर आप तो /24 के ब्लॉक है या /20 का ब्लॉक है, तो मैं आपको एक /28 का ब्लॉक दे सकता हूँ। ठीक है, एक /28 का दे सकता हूँ। वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि मैं आपको 2 ब्लॉक दे सकता हूँ और आप मेरे को 1 ब्लॉक एडवर्टाइज कर सकते हो। अब इसका ये हो गया हमारा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें क्या होता है कि जो उस टाइम के प्रोटोकॉल्स थे, RIP1 वर्जन जो प्रोटोकॉल था, वो इट वाज नॉट कैपेबल ऑफ शेयरिंग द सबनेट मास्क along with its एडवर्टाइजमेंट। तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ में आपको सिर्फ, अभी भी BGP के अंदर में भी एक सुपरनेट आता है। ठीक है, तो क्या होता था कि वो उसकी जो डिवाइस की जो समझ थी उसके अनुसार यदि 10 से स्टार्ट हुआ वाला कोई IP एड्रेस है तो उसके हिसाब से A क्लास का हो जाता था। अब देयर वाज नो वे ऑफ टेलिंग अदर डिवाइस कि भाई इसके अंदर का हमने 10 वाली जो सीरीज है उसका /28 जो है वो किसी और को दिया हुआ। ठीक है, समझ रहे हो इस बात? तो इसको, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए RIP वर्जन 2 आया। RIP वर्जन 2 के अंदर में क्या था कि प्रोटोकॉल वेयर एबल टू सेंड नॉट ओनली द IP राउट बट द सबनेट मास्क आल्सो अलोंग विद इट। तो क्या होता है कि उससे आपके सामने वाले डिवाइस को जब वो राउटिंग टेबल बनाएगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई सा भी एक IP एड्रेस, तो सपोज मैंने एक लिया IP एड्रेस, ओके, मैंने एक IP एड्रेस लिया 10⁻⁴ इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है क्लासफुल के अंदर में हो जाता है 8। ठीक है, ये स्लैश से लिखने वाली भी इस दौर के बाद में ऑप्शन आया, अदरवाइज इसको ऐसे लिखते थे 255.0.0.0। तो इसका साफ साफ मतलब क्या होता है कि 10 का जो पोर्शन है, इस तरफ वाला पोर्शन, ये नेटवर्क डिनोट करता है और इसके बाद में इस तरफ के जो तीन ब्लॉक्स हैं ये सारे आपके होस्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब VLSM आया उसके बाद में पहले क्या होता था कि सिर्फ वो ऐसे सेंड करता था RIP। तो इसने अगर 10 भी भेज दे रहा है, अगर उसने खुद ने ही 10 के बदले 11 भी दिया हुआ है, किसी और को दिया हुआ है 11 डॉट वो, तो वो सामने वाला जो डिवाइस है वो क्या समझता है, सिर्फ ये समझता है कि ये क्लास A का एक नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन जब VLSM आया तो क्या होता है कि यदि हमने ऐसा भी किया है 10.1. हमने LAN में एक नेटवर्क बनाया और हमने ऐसे करके इस तरह से दे दिया 255.254.0.0.0 और दूसरा वाला जो दिया हमने उसको दूसरा वाला दिया। तो ये दोनों चीज जब दूसरे डिवाइस के पास जाएगी तो दूसरा डिवाइस समझ जाएगा कि दे आर बोथ डिफरेंट एड्रेसिंग। तो क्या करेगा, ये दोनों को अपने राउटिंग टेबल में जगह देगा। ठीक है, दोनों को राउटिंग टेबल में जगह देगा तो आपके 2 नेटवर्क जो है वो आपको हो जाएंगे, इसके अंदर में 2 नेटवर्क उसके अंदर में दिख जाएंगे। तो ये टॉपिक हमने VLSM लिए यहाँ पर कि हमारा जो ये प्रोटोकॉल है OSPF, ये VLSM सपोर्ट करता है। नाउ लिंक स्टेट वर्सेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल और आउटलेट प्रोटोकॉल, 2 प्रकार के प्रोटोकॉल। ठीक है, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल और एक होता है आउटलेट प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल, पहले राउटेड प्रोटोकॉल देखते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल हुआ जैसे कि घर का एड्रेस। ठीक है, यदि एड्रेस है तो ही हम दूसरे एड्रेसेस को डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और हम उस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सटीक शब्दों में है ये कि एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग जो प्रोटोकॉल करता है उसको
हम बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। तो पहले के टाइम पे 2, 3, 4 प्रकार के प्रोटोकॉल थे। नेटवर्क, नोवेल नेटवर्क अलग था और आईपीएक्स प्रोटोकॉल कहते थे उसको, और आईपी ने धीरे से जगह बनाई थी। ठीक है, तो 2 प्रकार के राउटेड प्रोटोकॉल हुआ करते थे उस टाइम। तो एक अभी कौन से 2 लेटेस्ट पे चल रहे हैं, एक है आईपी और एक है IPv6। इन्होंने ही पूरे संसार का एड्रेसिंग करके रखा हुआ। ठीक है, इन्होंने ही इनके द्वारा ही एड्रेसिंग होती है। अब ये हो गया राउटिंग प्रोटोकॉल। अब एड्रेस हमने लिख दिए एक हर डिवाइसेस के ऊपर में। अब इन डिवाइसों की ये जो एड्रेस वाली जो चीजें हैं, जो एड्रेस है एड्रेस इंफॉर्मेशन, उसको पहले लेना, उसको फिर एनालाइज करना। ठीक है, उसको एनालाइज करना और फिर उसको पॉपुलेट करना, बाकी के डिवाइसेस को देना। ये जो काम होता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं उसमें भी 2 प्रकार की टाइप होती है, एक होती है लिंक स्टेट, एक होती है डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर का मतलब है कि वो सिर्फ एक मैकेनिज्म दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि है एक मैकेनिज्म विथ वन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। जैसे कि वो डिस्टेंस का इस्तेमाल करती है और उसके वेक्टर का इस्तेमाल करती है किसी भी जगह जाने का रास्ता फाइंड आउट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल गूगल के अंदर में हम अगर देखते हैं तो गूगल के अंदर में एक ऑप्शन आता है शॉर्टेस्ट ढूंढना है उसको। गूगल बिहाइंड में क्या कर रहा है वो नहीं देख रहा, हम सिर्फ ऊपरी तौर से समझ रहे हैं। तो यदि किसी ए लोकेशन से डी लोकेशन तक अगर आपको जाना है तो वो क्या देखता है कि सबसे कम दूरी वाला कौन सा है। ठीक, तो वो वाला जो ऑप्शन है कि वो सिर्फ इंटरफेस की या रोड की लंबाई के द्वारा और डायरेक्शन का भी ध्यान रख रहा है वो, क्योंकि जाना जिस तरफ उसका डायरेक्शन को उससे ध्यान देना है, नहीं तो किसी और डायरेक्शन में जाएगा तो लंबाई बढ़ सकती है। तो डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन को वो एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर फिर कोई प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में आपको दिखाता है कि ये वाला था, दिस वन इज द बेस्ट राउट। ठीक है, तो हो गया हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउट। अब दूसरा जो हमारा राउटर है दूसरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो थोड़े डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स के ऊपर में काम करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हालांकि ये भी डिस्टेंस वेक्टर की तरह ही डायरेक्शन का भी ध्यान रखता है और डिस्टेंस का भी ध्यान रखता है, लेकिन इसके अंदर में वी कैन हैव सम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर में ये जो डिवाइस है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल वाला जो डिवाइस है, वो सिर्फ अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन में रहती। लिंक स्टेट में क्या होता है कि फ्लडिंग के मैकेनिज्म से जो राउटर ए ने लिंक स्टेट के द्वारा एनालिसिस करके जो एक टेबल बनाई है, वो टेबल राउटर बी ने जो बनाई, वो राउटर सी ने जो बनाई, राउटर डी ने जो बनाई, वो सब फ्लडिंग करके क्या कर सकते हैं कि वो फ्लड करते हैं। फ्लड करने के बाद में क्या होता है कि सभी डिवाइसेस के पास में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक साथ पहुंच जाती है। फिर वो अपने तरीके से, अपने नजरिए से उसको वापस से एक बार प्रोसेस करते हैं और उसके बाद में अपने राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो लिंक स्टेट वर्सेस डिस्टेंस वेक्टर, राउटेड वर्सेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ये 2 चीजें आई बिलीव आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कुछ पूछना है इसके ऊपर में तो आप इसके ऊपर में ओके, कुछ नहीं पूछना है, राइट? तो नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, नाउ ओएसपीएफ की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आ गए डायरेक्टली ओएसपीएफ के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो रीड कर ले रहा हूँ डायरेक्टली। एसपीएफ इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ is a link state protocol in which all route in the routing domain exchange information and thus know about the complete topology of the network. Because each router knows the complete topology of the network, the use of SPF algorithm create an extremely fast convergence
Other key characteristics of OSPF are as follow: provide routing information to the IP section of the TCP/IP protocol suite, the most commonly used alternative to RIP. Send update to a table only instead of enter entire table to router. Is a more economical routing protocol than a RIP over time because it involves less network traffic. Okay, so ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके OSPF की, कि ये क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है, उसको एनालाइज करता है और उसके बाद में फ्लड कर देता है, वो भिजवा देता है सभी को। तो टोपोलॉजी जो है, इन सबकी टोपोलॉजी अभी जो भी बनाएगा, कोई भी बनाया आप इसका, इसके अंदर में डिवाइस के अंदर में जो डेटाबेस बोलते हैं, इसके अंदर में OSPF डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो OSPF डेटाबेस सबका एक जैसा होगा, सिंक्रोनाइज होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये इसके, और इसके बाद में क्या करेगा ये, कि जब उसके पास में टेबल बन जाएगी तो फिर सिर्फ क्या करेगा कि ये ओनली इंक्रीमेंटल अपडेट भिजवाएगा, कोई चीज चेंज हुई तो उसको भिजवा देगा, बस दैट्स ऑल। सो दैट इज द वे इट इज गोइंग टू सेंड द अपडेट rather than sending the whole table all the time। तो बार बार वो अपनी टेबल नहीं सेंड करेगा, सिर्फ इतनी ही सेंड करेगा, कितनी जितनी अपडेट हुई है उतनी। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक ISIS और उसका कंपैरिजन है, ISIS एंड OSPF का कंपैरिजन। तो इनके जो बेनिफिट है दोनों के तकरीबन सेम है, हालांकि थोड़ी बहुत डिफरेंस है। फास्ट कन्वर्जेंस करता है OSPF और ISIS, राउटिंग अपडेट फास्ट चेंज ओनली भिजवाता है, VLSM और CIDR दोनों सपोर्ट करते हैं, लोड शेयरिंग दोनों के अंदर में होती है, मैट्रिक इसके अंदर में 0 से लेके 65,535 और यहाँ पर 0 से लेके 1023, तो ये मैट्रिक हो जाती है। स्टैटिक मैट्रिक भी सम ऑफ द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का सम, जैसे एक लोकेशन से A से D तक ही जाना है, तो वो पांचों के इंटरफेस की जो कॉस्ट है उसको प्लस करेगा और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से जो बेस्ट मिलेगा उसको वो राउटिंग टेबल में जगह देगा, ठीक है। डायनेमिक इसके अंदर में कोई मैट्रिक नहीं होती। स्केलेबिलिटी इन दोनों की बहुत ज्यादा है। फिजिकल मीडिया सपोर्ट ऑल और ISIS मोस्ट ऑफ देम। एक्सटेंसिबिलिटी के लिए इसके अंदर में TLB का इस्तेमाल होता है और इसके अंदर में आपके ओपेक LSA और LSA वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके बाद में ये हम एक एक चीज का एक एक पॉइंट के ऊपर में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फास्ट कन्वर्जेंस के बारे में क्या बोलता है? ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल हैविंग 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हेन डीलिंग विद द इशू ऑफ कन्वर्जेंस: डिटेक्टिंग दैट a change has occurred, adapt to the change, adapting the network topology to reflect the change. ISIS and OSPF detect certain type of network changes instantly. In general, any change that can be directed by the physical change is detected immediately by any routing protocol। तो फास्ट कन्वर्जेंस तो ये करने में सक्षम है। ये जैसे ही आपकी कोई लिंक डाउन हुई तो ये उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको आपकी इंटरफेस की जो चेंजेस हुई है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने पड़ोसियों को अपडेट भी कर देंगे, अपने नेबर्स को, एडजेसेंट नेबर को अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। In addition, both routing protocol uses hello packet as keep alive। अच्छा, जब आपके बीच में एडजेसेंसी बन गई है और सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई तो हेलो पैकेट है ना, इंटरमीडिएट इंटरवल पर, छोटे से इंटरवल पर आपस में ये शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद में ये जो इससे ये पता चलेगा इनको कि हमारा पेयर जो है वो आप है कि नहीं है, ठीक है। Such as loss of adjacency router or the degradation of interface to the point where it should not longer be used. Both protocol cause adjacent router to exchange information periodically. After the routing protocol has detected the topology, it needs to adjust the routing table to accommodate the new topology. OSPF and integrated ISIS both mechanism for updating routing table. If the topology change where within the area or the existing routing affected by the changes will be the amount of CPU required। okay, तो ये क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर में कि ये अगर एक ही एरिया के अंदर में है तो ये काफी फास्ट कर लेता है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके साथ में शेयर हो जाएगी।
राउटिंग अपडेट्स के बारे में यह है कि राउटिंग अपडेट्स किसको भिजवाने हैं, उसके अंदर में रहेगा क्या, और where are they sent. Change informed in our RIP network is broadcast to all the neighbor after the network has finished updating its topology. Change information in OSPF and integrated ISIs propagate through the area in which the change occurs. If route summarization is not done, change information might also propagate to backbone and other area. तो अगर यदि समराइजेशन नहीं किया हुआ है तो सारे ही नेटवर्क के अंदर में ये सारी इंफॉर्मेशन आफ्टर there is a change in the topology or there is a change in the network, ये सभी को शेयर की जाएगी राउटिंग अपडेट के अंदर में। लोड शेयरिंग के लिए ये है कि OSPF और ISIS दोनों ही लोड शेयरिंग सपोर्ट करता है और सिस्को डिवाइस पर 6 इक्वल कॉस्ट पे लोड शेयरिंग हो सकती है और बाय डिफॉल्ट इसका 4 इक्वल कॉस्ट है। तो यदि 4 लिंक लगी हुई है किसी एक डिवाइस के साथ में, फॉर एग्जांपल A और B 4 डिवाइस से कनेक्टेड हैं, तो चारों ही आप यूज कर सकते हो लोड बैलेंसिंग के लिए सिस्को डिवाइस पर OSPF के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक के बारे में हमने पहले भी देखा कि 0 से लेके 65535 और इसके अंदर में 1 से 1023 ISIS के अंदर में, और वो वाइड मैट्रिक भी आ गई इसके अंदर, तो उसके अंदर में भी काफी बढ़ेगी, इसके अंदर में भी काफी बढ़ेगी। आई बिलीव मैट्रिक के ऊपर शायद किसी को क्वेश्चन हो सकता है, मैट्रिक समझ में अगर नहीं आई हो तो बताओ, मैं मैट्रिक के ऊपर बता रहा हूँ। मैट्रिक इज क्लियर? ओके, तो सिंस नो क्वेश्चन आस्क्ड मैं आगे बढ़ता हूँ। स्केलेबिलिटी, तो ISIS hundreds of router, OSPF also hundreds of router can be accommodated in one area. Okay, तो ISIS का 100 plus 400 L2 राउटर बताया हुआ है और इसका ऐसे ही 100s and thousands of you can use in OSPF, so it is highly scalable router. तो यदि 100-200 राउटरों का आपका नेटवर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिकल मीडिया सपोर्ट, both ISIS and OSPF support point-to-point LAN. However, ISIS has no non-broadcast multicast, मतलब NBMA नहीं है ISIS के अंदर में, लेकिन इसके अंदर में जो 2-3 ऑप्शन है उसके अंदर भी सारा हो जाता है। इसके अंदर में 4 प्रकार के नेटवर्क टाइप सपोर्ट करता है OSPF, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। ओके, एक्सटेंशन अगर करने की बात आती है तो एक्सटेंशन में ISIS OSPF से जीत जाता है, क्योंकि वो हमारे उस OSI के द्वारा निर्धारित रिकमेंडेड रूल्स के हिसाब से बना था और उसके अंदर कोई भी चीज अपडेट करने के लिए सिर्फ एक STLV को चेंज करना पड़ता है। हालांकि OSPF के अंदर में ऐसा नहीं होता, इसमें नया LSA जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और इसी का प्रॉब्लम के कारण IPv6 के लिए OSPF को OSPF v3 पूरा का पूरा प्रोटोकॉल सेट ही बनाना पड़ा। OSPF v2 के अंदर में बहुत दिक्कत आ रही थी उसको एकोमोडेट करने में, कोई नई चीजें अगर आ जाए तो, लेकिन उसके विपरीत ISIS के अंदर में आप सिर्फ एक TLV बना के उसमें अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ going back to OSPF theory.